अपना बुक और पेन साथ में रखो, बुक में लिखना है पूरा चैप्टर। निशा, ओके। फर्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखना, इनकम इज टैक्सेबल अंडर, इनकम इज टैक्सेबल अंडर सैलरी, income is taxable under salary only if there is employer employee relationship, employer employee सर एक सेकेंड, relationship, हाँ। वापस बोलना है, सॉरी। only sorry, income is taxable under salary, income is taxable under salary, income is taxable under salary only if there is employer employee relationship. Second point, salary is taxable on accrual or receipt basis, whichever is earlier. Salary is taxable on accrual or receipt basis, whichever is earlier. सर इसका मतलब ये होता है कि आप फरवरी महीने में खड़े हो, फरवरी महीने की सैलरी भले ही आपको मिली नहीं है, फिर भी क्या तुम इनकम टैक्स को ऐसा बोल सकते हो कि हमको सैलरी नहीं मिली, हम इनकम टैक्स नहीं पे करेंगे? सर आइडियली आपकी अक्रू हो गई ना, मतलब वो आपके नाम पे जमा हो गई ना, आपको इसके ऊपर का इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड सर व्हाट इफ मैंने फरवरी मंथ की तो सैलरी लिया ही लिया, साथ में मार्च महीने की सैलरी भी एडवांस में ले लिया, तो मुझे सैलरी का टैक्स क्या सिर्फ फरवरी मंथ का पे करना पड़ेगा? सर मुझे फरवरी का भी पे करना पड़ेगा और साथ में मार्च का भी पे करना पड़ेगा। सर मैं हर महीने थोड़ी सैलरी पे करता, हर महीने थोड़ी टैक्स पे करता हूं। अरे टीडीएस तो हर महीने कटता है ना भाई साहब, आई बात समझ में? टीडीएस कट गया मतलब ही क्या हुआ कि आपके ऊपर टैक्स लग गया, सीधी सी बात है। अरे समझा नहीं समझा? अरे तुम लोगों का वीडियो ऑन रखो, मेरे को नहीं समझ में आएगा, इसमें बहुत कैलकुलेशंस है बचे हुए। हाँ, Salary is taxable on accrual or receipt basis, विच whichever. इज अर्लियर। हेलो, हाँ बैच में हूँ मैं, लो बात में। चलो थर्ड पॉइंट लिखना, सैलरी रिसीव्ड बाय, सैलरी रिसीव्ड बाय, सैलरी received by MLA, MP, MLC shall be taxable under IFOS। ये MCQ में पूछा जा सकता है। सर जो भी MLA, MPs, इन लोगों को, जो पॉलिटिशियंस को सैलरी मिलते हैं ना, वो पॉलिटिशियंस को जो सैलरी मिलती है उसको तुम टैक्स, सैलरी के हेड में टैक्स नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारा जाएगा IFOS के अंदर। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, सर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस किया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सर मैं आपको सर्विस दूंगा, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस किया है तो ये होगा सैलरी में टैक्सेबल। और जबकि सर आपने किया है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, तो ये जाएगा आपका पीजीबीपी में। सर मतलब क्या होता है कि सर मैंने, एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 2 साल तक मैं आपकी कंपनी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मैं आपकी कंपनी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, तो ये हो गया आपका सैलरी में टैक्सेबल।
जबकि सर मैंने ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपको कुछ भी आपके सोसाइटी में जो भी रिपेयरिंग का काम होगा मुझे कॉल कर देना, साल भर में आप मुझे 1 लाख रुपए देना, जितना भी सर्विस करवाना है मुझसे सर्विस करवा लेना। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। सर मेरा बिजनेस है ये चीज का। जैसे एएमसी चार्जेस होता है ना, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो सर अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो वो जाएगा पीजीबीपी के अंदर, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो वो जाएगा सैलरी के अंदर। सैलरी में। आई बात समझ में? ठीक है। यस सर। म्यूट भी हटा सकते हो तो म्यूट हटा देना। चलो उसके बाद में सर अगर मैंने सैलरी के अगेंस्ट में एडवांस लिया होगा, क्या बोला मैंने, अगर मैंने सैलरी के अगेंस्ट में एडवांस लिया होगा तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? सर ऑब्वियस ही बात है, बिल्कुल लगेगा। सर व्हाट इफ मैंने अपनी सैलरी सरेंडर कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई साहब मैं अपनी सैलरी आपसे नहीं उठाने वाला हूं, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। लिखना नेक्स्ट पॉइंट। क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया, आपने खुद ने बोल दिया कि मैं पैसा कमाने नहीं वाला हूं, मैं आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर होता है, हाँ कभी भी याद रखना। क्योंकि प्राइवेट वालों को सरेंडर करेंगे तो तुम तो कुछ भी बता दो कि हाँ मैंने सरेंडर कर दिया, गवर्नमेंट उसको मानेगा नहीं। वेनेवर, फिफ्थ पॉइंट, वेनेवर अ सैलरी इज सरेंडर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, वेनेवर सैलरी इज सरेंडर्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो हो जाएगा एक्सम्प्ट, तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। सर सरेंडर मतलब? सरेंडर मतलब आपने बोला कि मैं आपसे सैलरी नहीं लूंगा, मतलब आप मुझे जो सैलरी दे रहे थे आप मेरे को सैलरी मत दो, मैं अपनी सैलरी फॉरगो करता हूँ, छोड़ता हूँ। आई बात समझ में? सर कोई क्यों नहीं लेगा अपनी सैलरी, क्यों छोड़ेगा? मे बी आपको सोशल सर्विस करना है कि सर मैं इस चीज से इस चीज के लिए आपसे पैसा नहीं चार्ज करूंगा। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स वो 1 रुपया चार्ज करते हैं। अब आइडियली डॉक्टर, उसने तो पैसा कमाना चाहिए था, बट वो वहां पे नहीं कमाता। डॉक्टर बोलता है कि मैं आपसे कोई पैसा नहीं चार्ज करूंगा। आई बात समझ में? हाँ रश्मि, न्यू चैप्टर है सैलरी, नया चैप्टर है। चलो आगे। अच्छा, जैसे अपना हाउस प्रॉपर्टी में कुछ फ्लैट डिडक्शन मिलता था क्या अपने को? कितने का? 30% का मिलता था ना। वैसा ही सैलरी में फ्लैट डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपए का। क्या मिलता है? 50,000 रुपए का फ्लैट डिडक्शन। सर मतलब अगर मेरी सैलरी 2 करोड़ की है तो 2 करोड़ पे टैक्स नहीं पे करोगे, 2 करोड़ में से 50,000 रुपए लेस हो जाएगा। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपीज का। तो कल जाके कहीं पर भी आपको सैलरी आती है तो सैलरी डायरेक्टली टैक्सेबल मत कर देना। 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज एवरीवन, ओपन फॉर एवरीवन होता है, उसको 50,000 रुपीज पर मंथ वगैरह नहीं है। सालो नालायक हो, एक महीने की 50,000 की सैलरी माफ मत करना किसी के। सर 50,000 ही होगी तो किसी की सैलरी 50,000 तो वैसे ही उस पर टैक्स नहीं लगने वाला है, क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर जाना पड़ेगा ना तेरे को तो इनकम के लिए। और अगर 50,000 की सैलरी है तो 0 रुपीज पर टैक्स लगाएगी तू। ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है चलो। अब तुमने सपोज सैलरी फॉरगो कर दी। एक होता है सरेंडर करना, एक होता है सरेंडर करना और एक होता है फॉरगो करना। अगर तुमने फॉरगो किया, फॉरगो हमेशा प्राइवेट लोगों के पास में होती है, तो गवर्नमेंट माफ करने वाला है तुमको तुम्हारी सैलरी? नहीं। सर अगर आपने अपनी सैलरी फॉरगो किया देन ऑल्सो इट विल बी टैक्सेबल इन योर ओन हैंड्स। लिख लो, इवन इफ द सैलरी इज फॉरगॉन, और फॉरगॉन पे अंडरलाइन करना, इट इज टैक्सेबल। सरेंडर वाला पॉइंट में क्या बोला था? अगर तुमने सैलरी सरेंडर किया है तो क्या टैक्स लगेगा उसके ऊपर? नहीं लगेगा। ठीक है सर, व्हाट इफ अगर आपको सैलरी मिली है टैक्स फ्री? व्हाट इफ अगर आपको सैलरी मिली है टैक्स फ्री? सर टैक्स फ्री सैलरी कैसे होती है? इसका मतलब है कि जब एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी दिया ना तो उसने क्या बोला कि मैं तेरे को सैलरी दे रहा हूं और इसके ऊपर का टैक्स मैं तेरे को पे करके दूंगा। तेरे को कोई दिक्कत है क्या? आइडियली अगर तूने सपोज 6 लाख रुपए कमाए
तो 6 लाख रुपए के ऊपर इनकम टैक्स कितना आता है? अगर उसकी उम्र 40 साल की है तो उसका इनकम कितना आएगा एज पर ओल्ड रेजिम, न्यू भी जान दो। तो 6 लाख रुपए की अगर उसका सैलरी है तो उसको इनकम टैक्स कितना पे करने वाला है? 20%। अमाउंट, हाँ 32,500। 32,000। 32,500। 6 लाख के बच्चों सैलरी है ना, तो पहले 2.5 लाख तक माफ होती है, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक ना 5% होता है, जिसका आंसर आता है 12,500। फिर 5 लाख से 6 लाख तक ना 1 लाख होता है, उस 1 लाख पे 20% लगता है। 1 लाख का 20% मतलब 20,000 होता है, और ये 20,000 और ऊपर का 12,500 बच्चों 32,500 होता है, जिसके ऊपर 4% का आपको सेस लगाया जाएगा। गधेड़ों कहीं को सालों सैलरी में घुस गए, बेसिक स्लैब रेट नहीं आता तुमको? 32,500 है, उस पे ऊपर इनकम टैक्स आएगा, तो ये जो मेरा एम्प्लॉयर है वो बोलता है कि मैं तेरे को 6 लाख का इनकम तो देता ही हूं, साथ में उसके ऊपर का 32,500 का जो टैक्स है ना वो तेरे भी पे मैं भर दूंगा। तो क्या आपको इस 6 लाख पर इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है? सर इस पे 6 लाख पे आपको सबसे पहले इनकम टैक्स लगेगा। क्यों सर? क्योंकि जो एम्प्लॉयर है ना, जिसने आपके सैलरी का 32,500 का इनकम टैक्स पे किया, वो अपना खर्चा बताएगा, क्योंकि उसके लिए तो खर्चा हुआ ना वो। तो भाई साहब तूने भी इनकम टैक्स पे नहीं किया और उस महाशय ने भी उसको खर्चा बता दिया, गवर्नमेंट बोलेगा मैं क्या पागल बैठा हूं इधर? ना तूने टैक्स दिया ना इसने टैक्स दिया, तो इनकम पे टैक्स लगेगा ही नहीं है, तो ऐसे तो सब इंसान करेंगे। तो सर एग्जैक्टली एग्जैक्टली तेरे जैसे लोग इसका फायदा उठा रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने ये क्लॉज लाया। आई बात समझ में, कि ताकि तुम इस चीज का फायदा न उठाओ। आई बात समझ में? ठीक है। तो सर अगर इफ लिखना नेक्स्ट पॉइंट, इफ एम्प्लॉय रिसीव टैक्स फ्री सैलरी, इफ एम्प्लॉय रिसीव टैक्स फ्री सैलरी, इफ एम्प्लॉय रिसीव्स टैक्स फ्री सैलरी, कॉमा, it will be taxable in his own hands only, it will be taxable in his own hands only। नाम ही क्यों रखा टैक्स फ्री सैलरी? क्योंकि लोग जानबूझ के उसका ऐसा बताते कि हम तुमको टैक्स फ्री सैलरी देंगे, तो तुमने उससे ये मत सोचना कि अरे वाह हमको तो टैक्स लगने नहीं वाला करके, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको टैक्स लगने वाला है। ये बात समझना। प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी, मेरे को एक बात बताओ, सैलरी में कहीं पर भी दूसरा कोई फर्क पड़ने वाला है कि अगर तुम ROR हो और मैं तुमको सैलरी यहाँ दे रहा हूँ, मालदीव्स में जाके दे रहा हूँ, तुमको फर्क पड़ने वाला है क्या उससे कोई? नहीं। सर व्हाट इफ एक ऐसा इंसान है जो फॉरेन का, जो इंडियन सॉरी इंडिया का नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, वो US में जाके कुछ काम कर रहा है और उसकी सैलरी उसको इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है, समझ में आया क्या? नॉन रेसिडेंट है, अभी तक इंडिया में था, पिछले 25 सालों से वो इंडिया में था, लेकिन पिछले 5 सालों से वो आउट ऑफ इंडिया चला गया, तो वो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो नॉन रेसिडेंट बन गया। सर नॉन रेसिडेंट कैसे बन सकता है? तुमको पता है सर, या तो 182 डेज होने चाहिए, या तो करंट ईयर में 60 और लास्ट 3-4 साल में 365, दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है क्योंकि वो आया ही नहीं कभी वापड़ा इंडिया में वापस, तो वो नॉन रेसिडेंट बन गया। तो आखिर है इंडिया का, लेकिन US में सर्विसेज दे रहा है, US में सर्विसेज दे रहा है जिसका पेमेंट उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। अब आइडियली सिंस इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको दे रहा है, मतलब उसने इंडिया से पैसा कमाया है, बट एज पर इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम, अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी फॉरेन इंसान को पैसा देती है तो इट इज नॉट टैक्सेबल, बट सैलरी के हिसाब से इट शुड बी टैक्सेबल, बट दूसरे चैप्टर के हिसाब से इट विल नॉट बी टैक्सेबल। आई क्या बात समझ में? क्योंकि सर ना उसने इंडिया में कुछ काम किया, ना उसने इंडिया में कुछ खर्चा किया, ना उसने इंडिया में कोई कमाई किया, तो आइडियली हम उसको टैक्स नहीं कर सकते, बट सिंस हमारा इंडिया का गवर्नमेंट इससे कनेक्टेड है, तो हमको वो ऐसा समझ में आता है कि दिस इनकम इज रिडीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, और सिंस इसने उसको सैलरी पे किया तो इट शुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सैलरी, इन द हेड ऑफ सैलरी, बट इट विल नॉट बी टैक्सेबल। आइडियली लॉजिकली इट शुड बी टैक्सेबल, बट सिंस अदर सेक्शंस आर आल्सो देयर इन इनकम टैक्स एक्ट, तो देयरफॉर दैट अदर सेक्शन सेज दैट दिस इनकम शुड नॉट बी टैक्सेबल whether in salary or in any other section, तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा इनकम टैक्स। आई बात समझ में? बट फिर तो फिर वो लोग को तो प्रॉफिट हो जाएगा जो जिनको गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है। डेफिनेटली वो अपनी कंट्री में भरेंगे ना, लेकिन टैक्स क्यों? अब वो तो उनको इंडिया गवर्नमेंट से मिली है ना, इंडियन गवर्नमेंट से मिली है।
तो जैसे एक आरओआर कोई फॉरेन गवर्नमेंट से भी मिलती है तो भी इंडिया में टैक्स पे करना पड़ता है, वैसे ही उसके गवर्नमेंट के लिए तो वो आरओआर हो गया ना। ये सब रूल्स हर जगह सेम हर होते जगह हैं? सेम नहीं रहेंगे, हर कंट्री के टैक्स लॉज अलग रहेंगे, बट ये बेसिक रूल है कि आपने जिस लैंड से पैसा कमाया उस लैंड पे आपको पैसा टैक्स तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई टैक्स ऐसे छोड़ेगा नहीं ना। और अगर ऐसा रहेगा तो हर इंसान क्या करेगा कि मैं तुम्हारी फीस तुमसे डायरेक्टली नहीं लूंगा, मैं दुबई से रूट करवा के लूंगा, तो मेरे को भी टैक्स फ्री हो जाएगा। बट ऐसा कभी होने नहीं देगी गवर्नमेंट, है बात समझना। अच्छा मेरे को बताओ, दो टाइप का होता है, एक होता है एडवांस सैलरी। मतलब क्या होता है इसका? टाइम से पहले दे सर दो। टाइम से पहले ले लिया मैंने, 2 महीने की सैलरी एडवांस में ले लिया, क्या इस पे टैक्स लगेगा? हाँ लगेगा। एक होता है एडवांस तो ये एडवांस अभी चालू किया? अगेंस्ट सैलरी। हाँ एडवांस अभी चालू किया, मैं लेफ्ट हो गई थी। अच्छा नहीं, अभी जस्ट चालू किया। एक होता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी, मतलब सर आपने सैलरी के अगेंस्ट में कुछ पैसा उधार लिया है, क्या इस पे टैक्स लगेगा? नहीं नहीं। सर ये इनकम थोड़ी है, लोन है, लोन पे टैक्स लगता है क्या भाई साहब? हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, लोन टैक्स पढ़ रहे हैं क्या? इनकम होने पे टैक्स लगता है, लोन पे थोड़ी टैक्स लगता है। ऐसा कभी देखा क्या कि 10 लाख का लोन लेना तो 1 लाख का टीडीएस कट गया? पागल है क्या बावले? 10 लाख के टीडीएस, 10 लाख के लोन पे 1 लाख का टीडीएस काट देगा तो फिर मतलब ही क्या आया? मतलब फिर बाद में ब्याज दे टाइम फिर से टीडीएस काटेगा, मतलब लोन पे भी टीडीएस काटा, ब्याज पे भी टीडीएस काटा, वो हिसाब से तो मैं प्रिंसिपल रिपेमेंट करूंगा तब भी टीडीएस काट के दूं तेरे को। अरे आई ना बात समझ में? तो सर एडवांस अगेंस्ट सैलरी पे आपका कभी इनकम टैक्स नहीं कटेगा, क्योंकि वो लोन है, लोन पे इनकम टैक्स नहीं कटा करता है कभी। ठीक है, चलो। सैलरी में ना सर बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ सैलरी नहीं मिलती है। एक होती है सर आपकी बेसिक सैलरी। अच्छा ये पॉइंट लिख लो वहां पे, तुम्हारे नेक्स्ट पॉइंट में बेसिक कॉन्सेप्ट जो लिख रहे हो ना तुम, उसमें लिख लो ये। चलो आगे। एक है ना, होता है बेसिक सैलरी। आई होप तुमको ये बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं मेरे को कि बेसिक सैलरी किसको बोलते हैं। सर बेसिक सैलरी मतलब जो प्लेन सैलरी मिलती है उसको आपको बेसिक सैलरी बोलोगे। एक होता है डियरनेस अलाउंस। ये नाम सुना है कभी, डियरनेस अलाउंस? नहीं, इसको इन ब्रैकेट लिख लेना। क्या? मतलब बहुत सही था ना। बहुत चाहिए ऐसा? नहीं 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 नहीं, नहीं। माफ माफ कर दे भाई, माफ कर दे, नहीं तू मत दिमाग लगा, मैं तेरे को बताता हूँ ये क्या है। इसको बोला जाता है महंगाई भट्टा। इन्फ्लेशन। सर इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है ना, इसके लिए आपकी सैलरी के साथ में आपको कुछ डियरनेस अलाउंस भी मिलता है। मतलब सर आपकी सैलरी है 30,000 रुपए, और हम आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन सर अगर आप सैलरी नहीं बढ़ाओगे, अब हर साल तो सैलरी बढ़ेगी नहीं आपकी, प्रमोशन हर साल थोड़ी होता है, लेकिन सर हर साल इन्फ्लेशन तो बढ़ता है। तो कल तक जो 30,000 रुपए में आप इतना सारा सामान ला रहे थे, अगले साल इसी 30,000 में इतना सा ही सामान मिलेगा, अगले साल में इतना सा ही मिलेगा। तो सर ये जो महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए हम आपकी पगार तो नहीं बढ़ा सकते, हम इसके लिए आपको डियरनेस अलाउंस दे देते हैं। आई बात समझ में? अब कुछ डियरनेस अलाउंस ऐसा होता है कि इसमें से कुछ परसेंट आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए होता है। मतलब आपको मिलता पूरा है, आइडियली आपको मिलना चाहिए था महंगाई के हिसाब से 500 रुपया, बट हम आपको दे रहे हैं 700 रुपया। सर ये 200 रुपया एक्स्ट्रा क्यों दिया? रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, वो कुछ नहीं। तुम्हारे लिखा लिखा हुआ रहेगा कि डीएनएस अलाउंस ₹1000, कॉमा 20% ऑफ विच इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। 20% ऑफ विच इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मतलब आपको हाथ में 1,000 रुपए का खाली 800 रुपए आता है, और 20 रुपए आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स में ऐड होता रहता है। जब आप रिटायर हो गए ना, तब एक साथ आपको फंड दिया जाएगा। आई बात समझ में? अगर किसी ने कम टाइम के लिए किया, रिटायरमेंट तक के लिए नहीं किया, तो ये डियरनेस अलाउंस कुछ मिलेगा नहीं?
डीएनएस अलाउंस रिटायर होने के पहले से मिलता है आपको, आप बीच में से छोड़ के जाओगे तो भी आपको वो मिलता रहेगा, क्योंकि जितना आपको पैसा मिलेगा उतना गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, सिंपल सी बात है। एक बात समझ में। तीसरा होता है कमीशन। आई गेस कमीशन पता है किसको बोलते हैं कमीशन। सर इतना सेल्स करो इतना % का कमीशन मिलता है। अब कमीशन दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो आपको इन रुपीस दिया जाएगा या तो आपको इन % दिया जाएगा। कि आपको बोल दिया जाएगा कि आपकी सैलरी है 50,000 रुपया, 2,000 रुपया आपको रिटायरमेंट डीएनएस अलाउंस मिलेगा और 5,000 रुपया आपको फिक्स कमीशन मिलता रहेगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी सैलरी है 50,000 रुपया, 5,000 रुपया आपको डीएनएस अलाउंस मिलेगा और आप जितना सेल्स करोगे उसका 2% आपका कमीशन रहेगा। दो टाइप के कमीशन हो सकते हैं। आई बात समझ में। हाँ क्या क्या इन %। ऐसा सुना तुमने वर्ड बोनस। सर आपका पैकेज है 6 लाख रुपए का और दिवाली बोनस मिलेगा आपको 2 मंथ्स ऑफ योर सैलरी। अगर आपकी सैलरी 2 महीने की 50,000 रुपए, 1 महीने की 50,000 रुपए, तो 1 लाख रुपए आपको बोनस का मिलता है। या फिर कभी कभी आपका वर्क लिंक्ड अलाउंस, वर्क लिंक्ड बोनस होता है। मतलब सर आइडियली आपका पैकेज है 6 लाख रुपए का और अगर आपने सही से काम किया तो आपको बोनस मिलेगा 2 मंथ्स ऑफ योर सैलरी। अगर काम किया तो मिलेगा, काम नहीं किया, बुलबुल जैसी हरकतें किया तो नहीं मिलेगा। आई बात समझ में। चलो अब आते हैं HRA के ऊपर, हाउस रेंट अलाउंस। सर ये हाउस रेंट अलाउंस मतलब होता क्या है। सर कैसा होता है ना, मैं अभी तक मेरा जॉब था अमरावती में, मेरा जॉब अमरावती में था और अमरावती में मेरी जो सैलरी थी ना सर वो थी 20,000 रुपीज पर मंथ। अमरावती में 20,000 में गुजारा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब ना मेरी पोस्टिंग चेंज हो गई और अब मुझे भेज दिया गया मुंबई में। अब मैं मुंबई में जा रहा हूं तो पगार तो मेरे को यही की मिलने वाली, मुंबई की पगार मिलने वाली है क्या मेरे को। सर आप एम्प्लॉय तो अमरावती के कंपनी के हो ना, आपका प्रोजेक्ट मुंबई में है तो क्या पगार मुंबई वाला देगा क्या आपको। सर पगार तो आपको अमरावती वाला ही देने वाला है। अब मेरे को बताओ, मुंबई में जा रहे हो और मुंबई में आपको 20,000 रुपए मिल रहा है महीने का, गुजारा कर लोगे। सर यहाँ पे मेरा घर था, वहां पे घर लेने जाओ तो 15,000 रुपए महीना तो मेरा घर में चला जाता है। तो सर ये ना होवे इसके लिए कंपनी आपको HRA देती है। मतलब आपको 20,000 रुपए आपकी सैलरी है और ये 10,000 रुपए आपका HRA है, हाउस रेंट अलाउंस। लॉजिक समझा HRA का। सर अब जो हमको HRA मिलता है क्या वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। आइडियली गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता सहानुभूति के लिए मिला है या नहीं मिला है। गवर्नमेंट बोलता है तेरे को 20,000 के ऊपर 10,000 रुपए HRA का मिलाना, चल इनकम टैक्स पर, बात खत्म। अब तू सैलरी पे टैक्स जो पे करेगा 20,000 पे नहीं करेगा, 30,000 पे करेगा, क्योंकि इनकम टैक्स भिखारी है, उसको इनकम टैक्स से मतलब है, उसको तेरी इनकम से मतलब, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरे खर्चे क्या और क्या नहीं है। ये बात सही है यहाँ तक। गवर्नमेंट को क्यों पे करेगी तू HRA। गवर्नमेंट थोड़ी HRA दे रही है, तेरी कंपनी HRA दे रही है, गवर्नमेंट थोड़ी। मैं सपोज काम करता हूं मालपानी जी के यहाँ, मैं मालपानी जी के यहाँ काम करता हूँ, मालपानी जी की एक फैक्ट्री सेटअप हो रही है मुंबई में। मालपानी जी मुझे यहाँ पे जॉब दे रहे थे 20,000 रुपीज पर मंथ में। अब मैं वहां जा रहा हूँ तो मैं मालपानी जी को बोल रहा हूँ कि अरे सर मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी तो दो, मेरा यहाँ पे रेंट कितना महंगा है। अमरावती में मेरा खुद का घर था तो मेरे को रेंट का खर्चा नहीं था। अब सिंस मैं मुंबई में आ गया हूं, मुझे रेंटेड प्लेस लेके रहना पड़ता है, तो आप मेरे को 20,000 देते हो, उसका 10,000 रुपए तो मेरा रेंट में ही चला जाता है। तब जाके मालपानी जी ने मेरे को 20,000 की पगार और 10,000 रुपए का HRA दिया है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से मैंने कितना कमाया इस महीने के अंदर, 30,000। तो मेरे को इनकम टैक्स कितने पे करना पड़ने वाला है। तो सर क्या पूरा HRA टैक्सेबल होता है। नहीं, HRA का कुछ पोर्शन एग्जम्प्ट होता है। सर कितना पोर्शन एग्जम्प्ट होता है वो पढ़ना है। याद रखना, मैं जो फॉर्मेट बोलूंगा मेरे फॉर्मेट को छेड़छाड़ करना नहीं। तुमको HRA कंप्यूट करना है, तुमको ये 3 स्टेप्स लिख लेनी है, दिमाग लगाने का नहीं। सर HRA कंप्यूट करते नहीं, हम दिमाग में लगा लेते एक वीडियो, पेपर पे लिख, जैसा लिख रहा हूं वैसा लिख।
सर एचआरए अगर आपको मिलता है मेट्रो सिटी में, मेट्रो सिटी के लिए एचआरए का एग्जाम्शन अलग है, अदर सिटी के लिए एग्जाम्शन अलग है। सर मेट्रो सिटी बोले तो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। सर पूना भी तो हो रहा है ना, सर नागपुर भी तो हो रहा है ना, फालतू बातें नहीं, 4 ही सिटी है। पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा दिल्ली, चौथा चेन्नई। ये 4 ही मेट्रो सिटी है। आई बात समझ में? तो सर अगर आपको एचआरए में कितना एग्जाम्शन मिलता है ये समझना है, तो आपको 3 चीजें कैलकुलेट करनी है, और तीन चीजों में से जो भी लोएस्ट रहेगा उतना आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। सर पहली चीज, एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड। सर जितना आपको एचआरए मिला 10,000 रुपया पर मंथ, साल भर का कितना होता है? 12 लाख, 1,20,000 रुपया। सेकेंड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर सैलरी। सर आप वहां पे एक्चुअली रेंट कितना पे कर रहे थे? मैं एक्चुअली रेंट पे कर रहा था मेरा 10,000 का, माइनस 10% ऑफ योर सैलरी। सर आपकी सैलरी कितनी थी? 50,000 रुपए की। सर अभी सैलरी में अपन सिर्फ बेसिक सैलरी लेंगे कि इसमें डीए भी ऐड करेंगे, कमीशन भी ऐड करेंगे? क्योंकि सैलरी मतलब क्या सैलरी होता है? तो भाई साहब यहाँ पे सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी, साथ में डियरनेस अलाउंस। कौन सा डियरनेस अलाउंस? इफ प्रोवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपके एम्प्लॉयमेंट में दिया हुआ रहेगा कि आपका डीए है तो आप उस डीए को ऐड करोगे। सर साथ में कमीशन कुछ रहेगा क्या? तो हाँ सर, कमीशन एज फिक्स्ड परसेंटेज। सर अगर आपको कोई कमीशन मिल रहा है परसेंटेज पे तो ही उसको ऐड करोगे, नहीं तो ऐड नहीं करोगे। सर अगर उसने बोला है कि कमीशन आपको 10,000 रुपया महीना मिलेगा, उस कमीशन को ऐड नहीं करना है। अगर कमीशन परसेंटेज पे लिखा हुआ है तो ही उसको ऐड करना है। आई बात समझ में? इसको ऐड करके इसका 10% निकालना है, और जितना आप रेंट पे कर रहे थे उसमें से माइनस कर देना है। पहला अपन ने क्या निकाला? रेंट एक्चुअली रिसीव्ड, रेंट क्या रहे, सॉरी, एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड। सेकेंड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर सैलरी। अब यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या क्या रहेगा सर? आपका बेसिक सैलरी, आपका डीए और आपका कमीशन। कमीशन कौन सा वाला सर? जो परसेंटेज पे कैलकुलेट होगा वो। अगर प्राइस में कैलकुलेट होगा, मनी में कैलकुलेट होगा, तो उसको मैं कंसिडर करूंगा क्या? और तीसरा सर 50% ऑफ योर सैलरी। सर ये वापस सैलरी क्या आने वाला है? आपका बेसिक, डी और कमीशन परसेंटेज वाला, उसका 50%। इन तीनों में से जो भी लेस रहेगा उतना आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। सर ये बात कर ली मैंने मेट्रो की। और सर अगर मैं अदर देन मेट्रो की बात करूं तो बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, बस ये 50 के जगह 40% हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। सर एक एग्जांपल। हाँ वो तो करेंगे, पहले इसको लर्न कर लो। ये समझा तुमको? अब तुम पहले, सबसे पहले इसका डब्बा पूरा लिख लो। एचआरए लिखना, हाउस रेंट अलाउंस, और एचआरए में ये पूरा डब्बा तुमको लिखना।
ओके, एक इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट वाला, मिस्टर राजकुमार हैज द फॉलोइंग रिसिट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर. बेसिक पे 40,000 पर मंथ. ओके. डियरनेस अलाउंस 6,000 रुपया पर मंथ. कमीशन 50,000 रुपया पर मंथ. यहाँ पे कमीशन लूंगा क्या मैं? क्यों? सैलरी में आता है कमीशन, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, ओके. मोटर कार फॉर पर्सनल यूज, एक्सपेंसेस मेड बाय एम्प्लॉयर. अभी तक तुमने इसको पढ़ा नहीं, इसलिए दिमाग लगाओ मत. वैसे भी एचआरए कैलकुलेट करना है. एचआरए में कहीं पे मोटर कार वोटर कार आया था क्या तुम्हारे? हाउस रेंट अलाउंस 15,000 रुपया पर मंथ. ओ हो, बट ये है किधर? मैं वो तो बताया नहीं. फाइंड द एचआरए, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एचआरए एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन. अच्छा, मतलब एचआरए कितना एग्जाम्प्ट होता है वो मेरे को बताना है. अज्यूमिंग दैट ही पेड अ रेंट ऑफ 16,000 रुपीज पर मंथ, मतलब इसने रेंट पे किया 16,000 रुपया पर मंथ का. फॉर हिज अकोमोडेशन एट कानपुर. अच्छा, कानपुर वाला आ गया. मतलब ये मेट्रो वाला है या विदाउट मेट्रो वाला है? विदाउट मेट्रो वाला है. डीए फॉर्म्स द पार्ट ऑफ योर सैलरी फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट. जो ऊपर देखो डीए अपन ने लिखा था, उसने बोला था कि अगर तुम्हारे रिटायर मतलब सैलरी का पार्ट है तो ही मिलेगा. अरे पढ़ा नहीं पड़ा था ऊपर? क्या क्या? नहीं नहीं, एक्रूवल या रिसीट, विच एवर इज अर्लियर. आई बस समझ में. लेना है तेरे को सैलरी, मतलब पूरा लेना है इसको. एक बार खुद से करो, मैं करूंगा तुम्हारे साथ, एक बार खुद ट्राई करके देखो. अब ठीक है.
ओके, इसका 10% मतलब 55,200 55,200। तो ये कितना आ रहा है सेकंड वाला पॉइंट? 1,36,800 अच्छा ओके, अब मेरा तीसरा वाला क्या बोलता है? 40%। फिर कितना? 40% 40% ऑफ माई सैलरी। सैलरी बोले तो कितना? 40% सैलरी में किसी से आ जाए तो ये कितना आएगा मेरा? 2,20,800 ओके, विच एवर इज, मतलब कितना लोअर है सब में? 1,36,800 तो सर मतलब आपको HRA मिला कितना था? 1,80,000 उसमें से एग्जम्प्ट कितना हुआ? 1,36,800 तो देयरफॉर सर टैक्सेबल कितना रहेगा? टैक्सेबल HRA ऐसा बोले क्या? ये तुम सबने निकाल के दिया या ये सालों एक दूसरे ने मिली भगत HUF बना के काम किया हुआ है? दिया है सबका? इंडिविजुअल देखते भाई ऐसा कुछ आंसर है क्या? आपने 50,000 की लिमिट इन ऑल वो जब सैलरी का निकालेंगे जब वो सैलरी निकालेंगे तब, अभी उसने सिर्फ HRA पूछा ना, तो क्योंकि आइडियली तो अब मैंने कमीशन भी ऐड नहीं किया, उसकी इनकम तो हुई ना कमीशन की, बट मैंने कमीशन लिया क्या इसमें कहीं पे भी? उसने सिर्फ HRA पूछा तो मैंने सिर्फ HRA निकाला, उसकी जब मैं टोटल इनकम निकालूंगा तो उसमें से मैं 50,000 रुपए लेस कर दूंगा, ओके ऐसा। देख ले, यही आंसर बोला तुमने। हाँ ये तीन फिगर आई तुम्हारी, 1,80,000, 1,36,800 और 2,20,800। मतलब 40% क्यों है? हमको कैसे मालूम अदर सिटीज है? चार के अलावा सब अदर है। इधर पे लिखा तो है नहीं। किधर नहीं लिखा है? कानपुर लिखा है ना, लिखा है ये ना 4 सिटी। उत्तर प्रदेश में आता है शायद कानपुर। अरे कहीं पर भी आन दो ना, ये 4 नहीं है मतलब अदर है, बात खत्म, टेंशन ही क्या है। आई बात समझ में? जैसे मैंने तेरे को फोन किया, तेरा एक्सीडेंट हो गया, तूने फोन उठाया, मैंने तेरे को पूछा क्या हो गया, तूने बोला मेरा राइट हाथ टूटा हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट हाथ नहीं टूटा होगा ना। हाँ तो इन द सेम मैंने 4 सिटी मेट्रो है, मतलब इसके अलावा सब अदर है, सिंपल। ठीक है, चलो इसके बाद में, अच्छा कोई भी टाइप की इसके अलावा कोई भी अलाउंस मिलता है ना, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, ऐसे कोई भी टाइम पास अलाउंस मिले सब टैक्सेबल होते हैं, किसी पे कोई आपको छूट नहीं मिलने वाली है। चलो, रिसर्च पे तो मिलती ना सर। पीजीबीपी, पीजीबीपी इसका भी ऐसा टेबल है क्या? किसका? तैयारी का किया ये सब अलाउंस का। हाँ, अब ये वाला अलाउंस का टेबल है, देख सर, अगर आपको कोई भी हिली एरियाज में जाते हो और उसका कोई कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, तो आपको 800 रुपया या 300 रुपया पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशंस, या 7,000 रुपया पर मंथ इन सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये लर्न करना पड़ेगा। एक पेज छोड़ दो टेबल लिखने के लिए, ये टेबल तुमको लिखना है बुक में। कौन कौन सा लिखना है सर? ये वाला एक लिखना है पॉइंट। दूसरा क्या? दूसरा सर, अगर आप कोई ऐसे एम्प्लॉय हो जो कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहे हो, तो आपको कितना अलाउंस मिलता है? 70% ऑफ योर अलाउंस या 10,000 पर मंथ। ठीक है, विच एवर इज लोअर, सॉरी विच एवर इज हायर, मतलब आपके अमाउंट का 70% ऑफ योर अलाउंस, बट मैक्सिमम 10,000 तक, इतना आपको एग्जम्पशन मिलता है। मतलब सपोज अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हो, और अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हो और अगर आपको उस चीज का अलाउंस मिलता है सपोज 5,000 रुपया पर मंथ, कितना मिला आपको? 5,000 रुपीज पर मंथ, तो साल भर का कितना मिला आपको? 60,000 रुपीज आपको मिला। इस 60,000 रुपीज का 70% आपको छूट मिल सकती है, बट अप टू मैक्सिमम 42,000 है। 42 तो इसका आंसर आया 42,000। बट क्या मुझे 42,000 का अलाउंस मिलने वाला है? नहीं, सर मुझे मैक्सिमम कितने का मिलेगा? है। तो सर मुझे आइडियली अलाउंस मिला था 60,000 का, उसमें से 10,000 मेरा लेस हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, और हाथ में टैक्सेबल कितना रहेगा?
50,000 ओनली। कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। सर अगर आप ऐसे एम्प्लॉय हो जिनको कंपनी के तरफ से आपको बच्चे को पढ़ाने का अलाउंस मिलता है तो आपको 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड मिलेगा। और सर अगर आपके 2 बच्चे नहीं है, आपके 50 बच्चे हो तो क्या 50 बच्चों का मिलेगा? नहीं, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का ही मिलेगा 100 रुपीज सर। बस महीने का। मतलब साल भर का 1200 रुपया, वो भी 2 ही बच्चों का। मतलब जा जाके तूने बचा बचा के अपना 2400 रुपया बचाएगी। ऐसा समझ में? तो रुशील यहाँ पे किसी प्रकार का स्कैम ना करे कि दूसरे बच्चे को भी अपना बच्चा बता के उसका अपन एग्जाम्शन क्लेम करे। ऐसे स्कैम आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अपने अगर 100 बच्चे भी बताओगे तो भी एग्जाम्शन आपको 2 ही बच्चों का मिलने वाला है। समझा रुशील? मेरे को मालूम है तू क्या दिमाग में लगाया। सर मेरे पड़ोसी के बच्चे को मैं अपना बच्चा बना लूं तो इनकम टैक्स में बताऊंगा कि ये मेरा ही है, तो सर उसके नाम पे भी मैं उसके नाम पर भी एग्जाम्शन क्लेम कर लूंगा। नहीं। हाँ मेरे दो, तेरे 2, तेरे बीवी के 2, दोनों कॉमन ही रहेंगे। हाँ मेरे तक तो 4 हैं? तो मेरे तो बताऊंगा, और जो वो बच गया वो बीवी के लिए कर दूं। क्या 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 क्या? मेरी वाइफ एक बच्चे हैं, वापस एक मिनट जीरो से बोल। मेरे 4 बच्चे, तेरे 4 बच्चे, मेरी वाइफ और मैं एक ही कंपनी में है। तू और तेरी वाइफ एक ही कंपनी में। ओके। तो पहले 2 बच्चे मेरे तरफ और दूसरे 2 उसकी तरफ। अरे बट तेरे अकाउंट में पैसा आएगा चारों बच्चों का, तेरे अकाउंट में पैसा आना चाहिए ना उन सबका। अगर तेरी बीवी को कोई अलाउंस दे ही नहीं रहा है तेरा एम्प्लॉयर, तू अलग पोस्ट पे है, तेरी बीवी अलग पोस्ट पे है, तू जिस पोस्ट पे तेरे को अलाउंस मिलता है और तेरी बीवी जिस पोस्ट पे उस पर अलाउंस नहीं मिलता है, सेम पोस्ट पे तो देंगे। हाँ तो डेफिनेटली तो रख ना भाई। तू 2 बच्चे तेरे रख, 2 बच्चे उसके रख। या मोदी गवर्नमेंट हम तो हमारे 2 बोल बोल के थक गया, तेरे को स्कैम करने में साले 4 बच्चे होना ही फिर भी। ठीक है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक मिलेगा। हाँ हाँ डेफिनेटली मिलेगा। यस 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 2 चिल्ड्रन तक का आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलो सर अगर हॉस्टल अलाउंस है, जो बच्चा पढ़ रहा था एजुकेशन वो हॉस्टल में भी है, तो हॉस्टल अलाउंस भी अगर आपको अलग से मिलता है तो उसका आपको 300 रुपया पर मंथ मिलता है। वापस वही, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का। मतलब सर अगर आपका बच्चा पढ़ भी रहा है और हॉस्टल में पढ़ रहा है तो 100 रुपया एजुकेशन का और 300 रुपया हॉस्टल का, ऐसे करके टोटल 400 रुपया का होगा। ये देख रोशल चोट्टा, सर वो हॉस्टल में पढ़ता नहीं और मैंने बताया कि वो हॉस्टल में पढ़ता है, तो ऐसा दिमाग में वो पढ़ता है तो जो जेन्यून है वो मिलेगा। तो इतना सब देकर भी क्या करेंगे वो? नहीं नहीं, अरे ये दे नहीं रहे, ये एग्जाम्शन है। दे तो वो 10 लाख रुपए देंगे। पैसा देकर भी क्या करेंगे? कुछ नहीं, इसको भीख बोलते हैं, स्टैंडर्ड भीख। स्टैंडर्ड भीख बोलते हैं इसको। अब कुछ तो देना ना, तो लॉलीपॉप दे दिया तेरे को। आई बात समझ में? तो ये तुमको 5th वाला करना, 4th लिखना है, 5th लिखना है, फिर आप इसका चार्ट भेजोगे? 6th, हाँ यस ये भेजना, ये लिखना है। उसके बाद में अगर सर कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसी को मिलता है, सर वो तो ऊपर आ गया ना। अरे तू ट्रांसपोर्ट में काम नहीं करता है, ट्रांसपोर्ट का अलाउंस मिलता है। क्यों? क्योंकि तू या तो अंधा है, यू ब्लाइंड है, या तो तू डेफ है, या तो तू डम है। डम मतलब बुलबुल वाला डम नहीं, एक्चुअल डम है। या फिर तू हैंडीकैप है, डिसेबल है। तो अब इन लोगों के लिए क्या होता है ना, इन लोगों के लिए जैसे अगर सपोज मैं डिसेबल हूं और मैं किसी कंपनी में जाता हूं, तो सिंस मैं डिसेबल हूं तो मेरे लिए अलग से मेरे को कार लेके आना पड़ता है या अलग से ट्रांसपोर्टेशन लेके आना पड़ता है। इसके लिए मुझे गवर्नमेंट सॉरी मेरा एम्प्लॉयर मुझे डिसेबल अलाउंस दे रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहा है। तो सर मुझे 3,200 रुपया पर मंथ का एग्जाम्शन क्लेम करने में को मिलेगा। आई बात समझ में? डिसेबल को 3,200 का। सिर्फ ऐसा किसी ने वॉलंटरीली अगर बोला कि मैं नहीं लूंगा ये एग्जेम्पशन तो मतलब इस पे टैक्स लगेगा क्या, ऐसा पूछ रही है? हाँ तो एग्जेम्पशन नहीं लेगा तो टैक्स लगेगा। हाँ एग्जाम्शन नहीं लेगा तो फुल टैक्स भरना पड़ेगा उसको। गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट को तू ज्यादा टैक्स भरने पे क्या दिक्कत है, वो तो खुशी खुशी हाँ बोल देवे। ठीक है। अंडरग्राउंड अलाउंस सर जैसे कोल माइंस वगैरह होती है तो वो कैसे अंडरग्राउंड जाके काम करना पड़ता है, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। तो वहाँ पे अगर आपको कुछ ऐसा कुछ होता है कि आप अंडरग्राउंड काम करते हो तो आपको 800 रुपया पर मंथ। ये सारे एग्जाम्शन है, हाँ ये सारे पैसे नहीं मिल रहे तुमको गधेड़ो। पैसे तुमको जितने मिलते हैं इतने में से इतना आपको इतना अमाउंट का एग्जाम्शन मिलता है। बस खत्म, इतना ही लर्न करना है।
इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व करके दो पट जम जाएगा, सिंपल है, कुछ नहीं है। फिर अलाउंस विच आर फुल्ली एग्जाम्ड। सर ये सारे अलाउंस फुल्ली एग्जाम्ड होते हैं, जैसे अलाउंस टू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस, अलाउंस रिसीव फ्रॉम यूएनओ, कंपेंसेटरी अलाउंस अंडर आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, समचुअरी अलाउंस, कोई काम नहीं है तुमको, अलाउंसेस पेबल आउटसाइड इंडिया। सर जो भी गवर्नमेंट पे करती है, मैंने तुमको बताया था ना कि सैलरी पे कर रही थी गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया, तो वो एग्जाम्प्ट होता है। इसका इतना कोई अलाउंस टू सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में तो तुमको जो सैलरी मिलती है उसमें अलाउंस नॉट सैलरी, तो उसका मतलब अलाउंस कोई भी टाइप का अगर उनको अलाउंस मिलता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्सेबल नहीं होगा। डीएनएस अलाउंस भी सर? डीएनएस ना ना ना, अलाउंस मतलब
हेल्पर अलाउंस, स्वीपर अलाउंस, ये सारे अलाउंस। और बेसिकली इनकम विद डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम जब अपन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि बहुत सारी इनकम जो इतने बड़े लोग होते हैं उनको सैलरी ही टैक्सेबल नहीं होती है। तो घर भी मिलता है ना सर गवर्नमेंट की तरफ से? वो तो सारी फैसिलिटीज मिलती है, और घर मिलता है तो उसको बेसिकली रेंट वेंट कुछ नहीं, मतलब जैसा मोदी है उसको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स थोड़ी लगता है। हाँ वही। तो ये जितने बड़े हाई ऑफिशियल्स होते हैं इनको कोई टैक्स नहीं लगता। सर आर्मी वालों के लिए भी है ना एक? नहीं, आर्मी वालों को ऐसा कुछ नहीं। आर्मी वालों के लिए आपको जो फैमिली पेंशन मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है 1/3 या 15,000 विच एवर इज लेस। अपन ने इफोस में पढ़ा हुआ है, देख वो वाला, वो जनरली फैमिली पेंशन मतलब वो उन लोगों के लिए होता है, आर्मी वाले जो होते हैं उनके, मिलिट्री वाले बेसिकली। ठीक है, हाँ आइडियली देना चाहिए बट वो नहीं होता है उनके लिए। फिर उसका कैसा होता है कि उनको जो भी अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं उसको वो टैक्स फ्री करते हैं, जैसे मेजर हो जाता है कोई या उसको परमवीर चक्र मिलता है तो उनको ये सारे जो होते हैं उसमें टैक्स फ्री करते हैं। या फिर जब सपोज कोई जवान शहीद हो जाता है तो उनके फैमिली को जैसे गवर्नमेंट पैसा देती है तो वो टैक्स फ्री करते हैं, ना कि उनकी सैलरी टैक्स फ्री होती है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं करते हैं कि वो उनको 5 लाख रुपए देते हैं उसका 10% टीडीएस काट लेते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। वो 5 लाख रुपए एग्जम्प्ट रहेगा पूरा। ठीक है, चलो फिर आते हैं हम पेंशन पर। पेंशन मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट या जो मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट जो मिलता है वो। तो अगर मेरे को रिटायरमेंट के पहले अगर कुछ मिलता है तो वो टैक्सेबल मेरी इनकम ही मानी जाएगी उसको। तो सर उसको तो इन हाँ क्या 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 गुटखा थूक वापस एक बार बोल। पेंशन पे भी टैक्स लगता है ना, वो बोल रहा हूँ। हाँ पेंशन पे भी टैक्स लगता है, डेफिनेटली लगता है। अब एक बात समझते हैं, पेंशन है ना 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कम्यूटेड पेंशन और एक होता है अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है कि सर जो आपको हर साल मिलते रहता है, आपको इस साल 5,000 रुपए का कमीशन क्या मिला, पेंशन मिला, अगले साल 5,000 मिला, अगले साल 5,000 मिला, अगले साल 5,000 मिला, अगले साल 5,000। ये जो 5,000 रुपए लग रहे हैं ना आपको, मिल रहे हैं ना आपको, इसके ऊपर आपको 100% टैक्स लगेगा। जो आपको हर साल, मिताली म्यूट करना, आपको जो हर साल पेंशन मिलते जा रहा है उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। और ये जो हर साल आपको पेंशन मिलता है ना, इसको बोला जाता है अनकम्यूटेड पेंशन। क्या बोला जाता है? अनकम्यूटेड पेंशन। तो सर व्हाट डू मीन बाय कम्यूटेड पेंशन? कम्यूटेड पेंशन कैसा होता है जिसको लमसम बोला जाता है। मतलब सर आपको कम्यूटेड पेंशन मिल रहा था 10,000 रुपया पर मंथ का, तो आपने क्या किया, आप गए अपने एम्प्लॉयर के पास और बोला कि भाई मेरे पोते की शादी है। अब वो आप जब रिटायर हो गए तब तो आप बच्चे की थोड़ी शादी होगी, पोते की शादी होगी। भाई मेरे पोते की शादी है जिसके लिए मुझे पैसा चाहिए, अब तुम मुझे देते हो साल के 10,000 रुपए। अब मैं साल के 10,000 रुपए में क्या खर्चा करूंगा? तो एक काम करो, आप इस 10,000 को 2 टुकड़ों में तोड़ दो। आप हर साल मुझे 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 देते रहना, और जो बैलेंस 4,000 है वो आगे आने वाले जो तुम 10 साल तक मुझे देने वाले थे, वो 10 साल को आज का प्रेजेंट वैल्यू खींचकर मेरे को एक लमसम अमाउंट दे दो। समझा क्या? यस सर। सर 2 टाइप का पेंशन होता है, एक होता है सालाना पेंशन देना, जो आपको हर साल इतना रुपया आते जाएगा, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना है, उसमें तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। इसको बोला जाता है अनकम्यूटेड पेंशन। तो सर जो भी आपका अनकम्यूटेड पेंशन होता है ना, वो तो 100% फुल्ली टैक्सेबल होता है। सर ये एक पार्ट तो मेरा खत्म हो जाता है। अब सर बात करते हैं हम कम्यूटेड पेंशन की। तो सर कम्यूटेड पेंशन मतलब ऐसा पेंशन जो आपका लमसम में आप ले लेते हो। जैसे मैंने ना एक स्कीम में इन्वेस्ट किया है, मैंने तुमको शायद बताया भी था, भारतीय एक्सा की एक स्कीम है मैंने इन्वेस्ट किया है, जिसमें मुझे ना हर साल 1,25,000 रुपए डालने पड़ते हैं 12 सालों तक। तो 12 साल के बाद में वो क्या करने वाला है, मेरे को 13 साल से लेके 20 साल तक हर साल के मेरे को 90,000 रुपया वो देगा। मैं अभी डाल रहा हूं 1.25 लाख रुपया 12 साल तक, मैंने लगभग इन्वेस्ट कर लिया है 14.5 लाख रुपए।
उसके बाद में 13 साल से लेके 20वें साल तक वो मुझे हर साल 90,000 रुपया देगा और 20वें साल में मेरा 14 लाख रुपया मेरे को वापस रिटर्न कर देगा। मतलब मैंने जो 14 डाला वो 14 तो मिला ही मिला, साथ में 90,000 रुपया मेरे को 13 साल से लेके 20 साल तक मिलता गया, 7 साल तक मेरे को 90,000 रुपया मिलता गया। 90,000 इंटू 7 ईयर्स मतलब कितना, मतलब ये 6 लाख रुपया मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब मैं हर साल 6 लाख रुपया, हर साल 90,000 रुपए के वेट करने के अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि सर आप 13th ईयर में ही ये जो 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 जो 7 साल आपको मिलने वाला है ना, इसको प्रेजेंट वैल्यू से टान के आज ही लमसम में 3 लाख रुपए लेके खत्म कर दो। अब मैं चाहूं तो मैं 3 लाख रुपए लमसम में ले सकता हूं और चाहूं तो उसको 6 लाख तक ले सकता हूं। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर तो फिर तो आप 6 लाख ही लोगे ना, 3 लाख रुपए क्यों लोगे? नहीं, जरूरी नहीं है। सपोज आज मेरे पास ऐसी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें मेरा पैसा डबल हो सकता है, वो भी अगले 2 सालों के अंदर, तो तुमको लगता है कि मैं 7 साल के बाद में 6 लाख लेने में इंटरेस्टेड रहूंगा या आज के आज 3 लाख लेके उसको 2 साल में डबल करने में इंटरेस्टेड रहूंगा? लेकिन आज अगर मेरे को पैसा मिलेगा तो मेरे को 6 लाख मिलने वाला है क्या? ये कोई उसने पेनल्टी नहीं काटी सर, कॉमन सेंस है कि 6 साल बाद अगर कोई पैसा 6 लाख रुपया होने वाला है तो आज उसकी वैल्यू 6 लाख से ज्यादा होगी या 6 लाख से कम होगी? सर मुझे रिटायरमेंट पे, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं रिटायरमेंट अपनी समझता हूं 50 साल की उम्र, सर अगर मुझे रिटायरमेंट के टाइम पे 50 लाख रुपया चाहिए तो आज मैं कितना पैसा बैंक में डाल के रखूं जो मेरे को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फेच होता रहेगा? तो मैं 50 लाख से ज्यादा पैसा डालूंगा या 50 लाख से कम पैसा डालूंगा? रुशेल कम डालूंगा ना, तभी तो वो ब्याज ऐड होगा ऐड होगा ऐड होगा ऐड होगा ऐड होगा और मेरी उम्र के 50वें साल पे वो अमाउंट 50 लाख की हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। तो आप ये क्या होता है, इसको बोला जाता है लमसम करना। तो सर ये जो लमसम आप कर रहे हो ना, इसको बोला जाता है कम्यूटेड पेंशन। आई बात समझ में? ठीक है। तो सर कम्यूटेड पेंशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है ना तो 100% एग्जम्प्ट हो जाता है। कम्यूटेड पेंशन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो 100% एग्जम्प्ट हो जाता है। सर अनकम्यूटेड गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो सबको टैक्स लगता है। सर अगर आप कम्यूटेड पेंशन में बात करोगे और कम्यूटेड पेंशन आपको अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है तो इट इज 100% एग्जम्प्टेड। सर व्हाट इफ अदर एम्प्लॉयज को मिल रहा है? अब यहां पे थोड़ा डिफरेंट सिनारियो है। अब अगर आप जो एम्प्लॉय हो आपको अगर ग्रेचुटी भी मिलती है, ग्रेचुटी पता है तुमको ग्रेचुटी क्या होता है? सर ग्रेचुटी मतलब क्या होता है ना, कोई इंसान है, जैसे मेरे फैक्ट्री में एक दामोदर नाम से आदमी है, वो दामोदर नाम से आदमी मेरे पापा ने जब फैक्ट्री स्टार्ट किया था तब से लेके अभी तक है, फैक्ट्री स्टार्ट होने को 25 साल हो गए। वो फर्स्ट डे पे भी था और वो बुढ़ा हो गया है, मतलब उनकी अब उम्र हो गई है 74 ईयर्स, वो अब रिटायरमेंट पे जाने वाले हैं। तो वो तब से उम्र से लेके अभी तक हमारे साथ में थे। तो मेरे को एक बात बताओ, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो क्या मैंने उनको सिर्फ अपने आखिरी पगार ही देना चाहिए या इसके अलावा भी उनको कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए? तो ये जो एक्स्ट्रा मैं देता हूं ना कि भाई साहब आपकी पगार जो थी वो थी 25,000 रुपया महीना, तो आइडियली अपने साल के कितने, आपका साल में कितना कमाया आपने? 25,000 इंटू 12 3 लाख रुपए आपने कमाया। बट मैं जब सैलरी उनको जब रिटायरमेंट पे जाऊं, तब जब वो रिटायर हो जाएंगे तब मैं उनको सिर्फ उनकी पगार नहीं दे सकता, उसके अलावा भी मुझे उनको कुछ देना पड़ेगा, जो मैं उनको लमसम दे दूंगा 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया, ऐसा कुछ भी एक अमाउंट दे दूंगा। दिस इज ग्रेचुटी। सर क्यों? क्योंकि इट शोज कि आपने हमारी कंपनी में इतने साल तक हमको सपोर्ट किया और आपके भरोसे पे मैं पिछले 25 साल से कमा रहा था। आई ना बात समझ में? तो दिस इज नोन एज ग्रेचुटी। तो सर अगर अदर एम्प्लॉयज है तो आपको देखना पड़ेगा इस अदर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलती है क्या, ये इस अदर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी नहीं मिलती है क्या। सर अगर आपको ग्रेचुटी मिलती है, इफ द एम्प्लॉय इज इन रिसीट ऑफ द ग्रेचुटी, तो आपने जितना भी परसेंटेज आपने कम्यूट किया था उसको तो पहले आपने 100% कर लेना और उस 100% का 1/3 आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं समझना। एग्जाम्पल, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, पहले तो ये बेसिक कैलकुलेशन से चालू करना पड़ेगा मेरे को। एक बात बताओ कि अ फैक्ट्री
पर दिखने स्क्रीन आएगा आएगा आएगा, आया। अ फैक्ट्री इज वर्किंग, आएगा, आजा भाई, क्या हो गया इसको। A factory is currently working on 20% of capacity, producing 50,000 यूनिट्स। मेरे को एक बात बताओ, ये साल भर में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करता होगा? ये साल भर में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करता होगा? 10 हैं? 10,000 उसकी कैपेसिटी कितनी है अभी? 2,50,000। ओके, परफेक्ट आंसर, 2,50,000। कैसे किया निशा? 50 लाख। नहीं नहीं नहीं, लॉजिक लॉजिक बता, कैलकुलेशन नहीं। क्या सोचा तूने? अगर 20% 50,000 है तो 100% 2,50,000 सर, करंटली कंपनी 20% पे काम कर रही है और 20% पे काम करके वो 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो 100% पे काम करेगी तो कितना प्रोड्यूस करेगी? 20% है तो इंटू 5, तो 50,000 है तो इंटू 5। आई बात समझ में? हाँ सर, मुझे जो पेंशन मिलता था ना, वो पेंशन मिलता था 10,000 रुपया पर मंथ का। तुमको कैलकुलेट करके देना है, ठीक है? और कोई भी आंसर नहीं चिल्लाएगा, मेरे को चैट बॉक्स में लिख के भेजना। मुझे जो पेंशन मिलता था ना सर, वो मिलता था 10,000 रुपीज पर मंथ का। उसमें का 60% मैंने कम्यूट कर दिया एट द रेट ऑफ 3 लाख रुपीज। एट द रेट ऑफ 15 लाख रुपीज। देयरफॉर मेरा टोटल पेंशन कितने का था? समझा क्वेश्चन? इतना टाइम, आंसर दो। ओके निशा, तेरा आंसर आया मेरे को। 60 है क्या? हाँ, 60,000। ए क्या 60 क्या है? 60% है, यस। और 15 lakhs है ना? हाँ, ओके। जो गधड़ो, दोनों जल्दी आंसर, दोनों ही आंसर दिया मेरे को अभी तक सिर्फ। ऊपर क्या लिखा है भैया? 10,000 रुपीज पर मंथ। रुशेल, बुलबुल, निकिता, रश्मि, वृंदा हैं। 6,60,000। ये किसने दिया मेरे को 6,60,000? इसमें ये नहीं दिख रहा है, नाम नहीं दिख रहा है। श्रद्धा, ओके। सेजल, भारती, सर मैंने दिया अच्छा था। तूने दिया, हाँ ओके ओके। समृद्धि 16 लाख, ओके ठीक है, चलो मैं लिखता हूँ। सर, आपने 60% कम्यूट किया, 60% है आपका 15 लाख का, तो 100% सर कितना? तो सर मैं एक काम करता हूँ, इसको x पकड़ लेता हूँ। 60% इंटू एक्स इक्वल टू 15 लैक्स इंटू 100%, हाँ या ना?
देयरफॉर x इक्वल्स टू 15 इंटू 100% डिवाइडेड बाय 60%. ये 60 इधर तो परसेंट परसेंट कट गया, तो 1500 डिवाइडेड बाय 60 0 0. अब 150 डिवाइडेड बाय 6 कर लो. 25 lakhs. ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए. अरे समझा क्या? हाँ. ठीक है. तो सर अगर आपका कम्यूटेड पेंशन है, तो अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 100% एग्जाम्प्ट हो जाएगा सर. और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको दो बातें आपको देखना पड़ेगा. सर आपको ग्रेचुटी मिलती है क्या और ग्रेचुटी नहीं मिलती है क्या. सर अगर आपको ग्रेचुटी मिलती है तो आपका 1/3 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिलती है तो आपका हाफ एग्जाम्प्ट हो जाएगा. आई बात समझ में? अब मैं तुम्हारे साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. तो सर अगर ये 10,000 पर मंथ का क्या यूज होगा फिर इसका? 10,000 पर मंथ का कुछ यूज नहीं था. मैंने तुमको ये बताया कि अब अगली बार से क्या होगा कि इसके इस 10,000 ने इसने दो ब्रेकअप कर दिया, एक 60% मतलब 6,000 का और एक 4,000 का. तो अगले बार से अब उसको कितना पैसा आने वाला है? 4,000. 4,000 रुपया पर मंथ, क्योंकि इस 6,000 रुपए का उसने लमसम कितना ले लिया मुझसे. 15 लाख. आई बात समझ में? तो मतलब इसका एक्चुअली टोटल पेंशन कितना था? 25 लाख, जिसमें का 15 लाख उसने ले लिया लमसम में. अब बचा हुआ जो है 10 लाख, वो 10 लाख रुपए इसको 4,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से आता रहेगा. जिस दिन उसका 10 लाख खत्म हो जाएगा उसका पेंशन बंद हो जाएगा. सर वो 4,000 फिर फुल्ली टैक्सेबल रहेगा ना? 4% फुल्ली 100% टैक्सेबल रहेगा. आई बात समझ में? श्रद्धा आया ना? चलो. मिस्टर सागर हु रिटायर्ड ऑन 1/10/2020. अरे यार साले बीच में रिटायर होता ना, बहुत जान पे आती है मेरे को. इज रिसीविंग 5,000 रुपीज पर मंथ एज पेंशन. ओके. ऑन 1 फरवरी 2021 he commuted 60% of the pension and received 6 lakh as commuted pension. You are required to compute the taxable pension assuming he is a हाँ 3 लाख के मैंने क्या बोला? 6 बोले शायद बात. अच्छा ओके 3 lakhs. तो कंप्यूट इज पेंशन टैक्सेबल पेंशन अज्यूमिंग ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. अरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक नंबर काम है. गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कंप्यूट करना है ना मेरे को. फुल्ली एकदम. फुल्ली अगर तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है. कौन से साल का एग्जाम? कम्यूट रहा तो कम्यूटेड रहा तो. कम्यूट रहा बट इसमें सिर्फ कम्यूटेड है क्या? नहीं इसमें 1/3 1 सेकंड निकालना. नहीं, इसमें 1/3 1 वाला नहीं निकालेंगे. ओए माते, वो अदर एम्प्लॉय के लिए है. और उसने कम्यूट कब से किया? 1 फरवरी से. जबकि वो रिटायर कब हुआ? अक्टूबर में. अक्टूबर जैन फेब. साल भर का कैलकुलेशन करना है ना. अरे भाई कैलकुलेट, अरे कमीशन तो मिलेगा उसको, पेंशन तो मिल ही रहा है ना. हाँ समझा. अक्टूबर में कितना मिला? बराबर है. 5,000. नवंबर में कितना मिला? 5,000. दिसंबर में, 5,000. जनवरी में, 5,000. फरवरी में. फरवरी में सर फरवरी में 60% उसने कम्यूट कर दिया, तो 40%. तो 40% उसको अनकम्यूटेड बचा. हाँ. तो 5,000 का 40% मार्च में कितना मिला? 2,000. ये तो मिला ही मिला, और साथ में और क्या मिला उसको? अरे ये तो मिला और साथ में ये 3 लाख रुपए भी तो मिले ना. मिले तो सही ना, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा बात का विषय. मिले कि नहीं मिले? प्लस 3 लाख रुपए, इतना पैसा मिला उसको. Yes. और ये पैसा तो उसको कब मिला है? कि ये तो फरवरी में मिला हुआ है ना, क्योंकि फरवरी में उसने कम्यूट किया हुआ है, और ये तो लमसम एक ही बार में मिल जाता है. तो सर इसमें इसको ये कितना टैक्सेबल हो रहा है पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं. ना ना ना, ये जो मैंने बॉक्स किया ये कितना हो रहा है? 24,000. सर ये तो हुआ
24,000 मतलब इसको क्या मैं बोलूंगा, अनकम्यूटेड बोलूं या कम्यूटेड बोलूं? अनकम्यूटेड सर अनकम्यूटेड पेंशन, सर हाँ ठीक है ठीक है क्या हो गया मैं पेज से तो कंफ्यूजन हो गया बोलना। हम इसका 40% है ठीक है सर आ गया ओके समझा, कितना अच्छा टीचर हूँ मैं, देख कुछ बोले बिना समझ जाता तेरे को समझा ना, नहीं तो समझा तो वापस। अरे उसने 60% कम्यूट कर दिया ना, मतलब 40% नहीं किया, 60% कम्यूटेड है मतलब 40% अनकम्यूटेड है। तेरा एक हाथ फ्रैक्चर मतलब दूसरा हाथ फ्रैक्चर नहीं है, ठीक है। तो सर ये और अन, सर 3 हाँ लाख तो एग्जाम्प्ट होंगे ना फिर? हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं अपन, तो प्रेजेंट कर रहे हैं। रुक जा 1 मिनट रुक जा। सर अनकम्यूटेड पेंशन इज 24,000 रुपया, दूसरा कम्यूटेड पेंशन 3 लाख रुपया, लेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जाम्शन 3 लाख रुपया, देयरफॉर टैक्सेबल पेंशन कितना आया? 24,000। चेक कर लो एक बार, हाँ सर। हाँ क्लियर है, हाँ कोई डाउट नहीं इसमें? चलो सर, तो एक बात तो समझ में आ गई कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हम निकाल लेंगे, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय में लोड नहीं है। अब दूसरा है सर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, अदर एम्प्लॉय। अदर एम्प्लॉय में दो बातें कि उसको वो कुछ तो भी मिल रहा है क्या, और वो कुछ तो भी नहीं मिल रहा है क्या, ग्रेचुटी। मिल रही है और ग्रेचुटी नहीं मिल रही। यहाँ पे इसको ग्रेचुटी मिल रही है 5 लाख की, 5 लाख की। मेरे को इस 5 लाख से कोई लेना देना है क्या? ठीक है, तो ग्रेचुटी थोड़ी कंप्यूट करना है मेरे को, तो पेंशन कंप्यूट करना है। अब इसको ग्रेचुटी कितनी भी मिले मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को ग्रेचुटी 1 रुपए की भी मिले तो मैं 1/3 में आ जाऊंगा, और 1 रुपए की भी नहीं मिले तो मैं 1/2 में चला जाऊंगा, बराबर है। अब साला ठीक करते कंप्यूट, ट्राई करते। सर वो तो सेम ही रहेगा ना क्या बात है, परफेक्ट। सर आपका जो अनकम्यूटेड है उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है सर, वो तो आपका अभी भी 24,000 है। अब रही बात सर कम्यूटेड की, आपने कम्यूटेड कितना करवाया? 3 लाख है ना? 3 लाख। आपको एग्जाम्शन के लिए आपको टोटल का एग्जाम्शन मिलता है, ये 3 लाख रुपए टोटल पेंशन हो गया क्या आपका? सर आपका 60% 3 लाख रुपया बनता है, मतलब अच्छा आपका एक्चुअल फिगर कितना होगा सर पेंशन का? 5 लाख देख लो सबका आंसर 5 लाख आता है क्या? 5 लाख सर मतलब आपका 100% कितना होगा? 5 लाख। सर ये हमको नहीं समझा 100% कैसा आया आपका 5 लाख, ठीक है भाई, नहीं समझा तो नहीं समझा। इसको मैं 100% को x ले लेता हूँ, डायरेक्ट 3 लाख को 60%। करेक्ट सर, यही कर सकते हैं कि 3 लाख 60% है तो 100% कितना, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 और परसेंट की साइन। फिर भी एक लंबे तरीके से जाना है तो सर 60% इंटू एक्स इक्वल टू 100% इंटू 3 लैक्स, है या ना? देयरफॉर x इक्वल टू ये 60% उठ के इसके नीचे चला जाएगा, 100% इंटू 3 लैक्स डिवाइडेड बाय 60%, परसेंट कैंसल, 0 कैंसल, मतलब सर 30 लैक्स डिवाइडेड बाय 6 विच कम्स टू, मतलब सर हमको एक बात समझिए कि 5 लाख रुपए आपका टोटल पेंशन था, जिसमें कि आपने लमसम 3 लाख रुपए ले लिया। अब बचा आपका कितना पैसा है? 2 लाख रुपए। ये आपको 2 लाख कैसे मिलने वाला है हर महीने का? 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000। सर हमारा तो पेंशन 10,000 का था, 60% तो तूने कर लिया ना कम्यूट, तो 40% नहीं किया, तो अब 10,000 का 40% हर महीना तुझे आता रहेगा, जो हर महीना टैक्सेबल होता रहेगा, ठीक है। तो सर अब मतलब मेरे को एक बात समझ में आई कि मेरा टोटल पेंशन हो गया 5 लाख का, इसका, हाँ इसका 1/3 करेंगे ना हाँ ना, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, 5 लाख मेरा टोटल हो गया ना, इसका कितना एग्जाम्प्ट होगा मेरे को, मतलब कितना? 16 तो सर मेरे को एक बात समझ में आई कि अनकम्यूटेड में अगर मैं लिखूं
अनकम्यूटेड में अगर मैं लिखूं, सॉरी कम्यूटेड में लिखूं तो मेरे को मिले कितने? 166 ना ना, मिले कितने? 3 लाख 3 लाख। 3 लाख 3 लाख मिले कि 5 लाख मिले? 3 लाख परफेक्ट, 3 लाख। उसमें से एग्जाम कितना रहेगा? 166 तो कितना बच गया मेरा? माइनस आलसी टट्टू, निकालना क्या माइनस, बेशरम। कितना बचा? 2 लाख के सलमान 1,33,333। ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे लिखना चाहिए मैंने इसको बाहर। देयरफॉर टोटल टैक्सेबल पेंशन कितना आएगा मेरा? 133 minus 24 माइनस? plus 7 तो बेवड़े दारू पी के बैठा है क्या तू? 59 159 वन 157 equal 3 ये उसी का 1% क्या क्या बोली वृंदा? बोल, सही बोली तू। ये जो हमारा आया था उसी का 1 सेकंड हाफ कर देना करना that करना। अब थर्ड वाले का आंसर मेरे को दो कि अगर ये इसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो 5 लाख का वो करेंगे ना तो 25 1 2 3 तो 2,50,000 50,000 बताओ आंसर मेरे को, टोटल आंसर, लास्ट वाला आंसर बताना। 74,000 हाँ 74,000 देख लो भाई, तुमने मेरे को 74,000 बोला। तुम इसके अलावा कुछ आंसर दूसरा किसी को देना है तो वो चेंज कर सकता है। श्रद्धा, मेरा जो आंसर कुछ वो तेरा आंसर? जो सही रहेगा वो ये देखो ना, पौवा ही देता मैं अब। श्रद्धा, आया तेरा? 74,000 सेजल, समृद्धि, 74 मिताली? 74,000 24,000 मेरा आया ओके। बोलेगा तो शी ये तुमने अपना ने जो कैलकुलेट किया था वो, और तुमने जो कैलकुलेट किया वो ये आ जाएगा, जम जाएगा अब ये, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस अभी मैं यही तक स्टॉप कर रहा हूँ। पेंशन खत्म किया, कल अपने को ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट खत्म करना है। ये खत्म कर दिया, 50% चैप्टर खत्म हुआ अपना। सबसे क्रक्स यही है, पेंशन निकालना टफ है, आइडियली पेंशन निकालना टफ है, लीव एनकैशमेंट निकालना टफ है और ग्रेच्युटी निकालना टफ है। तो एक टफ हो गया। एचआरए में तो कुछ था नहीं, एचआरए में आई होप तुमको कुछ लगा भी नहीं टफ, कोई दिमाग मारी नहीं थी उसके अंदर। ठीक है, पेंशन में भी वो बस चार्ट लर्न करके रखो, चार्ट में गलती मत करना। अगर चार्ट तुमने गलत लर्न किया तो तुम करोगे भी गलत। सिंपल है सर, आपको ये देखना है कि आपका कम्यूटेड पेंशन है या अनकम्यूटेड पेंशन है। अगर अनकम्यूटेड है तो दिमाग ही मत लगाना, वो तो टैक्स लगने ही वाला है। अगर कम्यूटेड पेंशन है तो सर ये जो कम्यूटेड मतलब लमसम पेंशन जो होता है, ये लमसम पेमेंट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले रहा है तो उसको माफ कर दो। सर अनकम्यूटेड वो तो टैक्स लगेगा, ये जो कम्यूटेड है गवर्नमेंट को वो माफ कर दो। और सर अगर अनकम्यूटेड में सॉरी कम्यूटेड अगर अदर एम्प्लॉय है तो अदर एम्प्लॉय में दो बातें रहेगी। सर उसको ग्रेच्युटी मिलता है क्या और उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलता है क्या। सर उसको ग्रेच्युटी मिलता है तो 1/3 उसका एग्जम्प्ट रहेगा, और उसको नहीं मिलता है तो हाफ उसका एग्जम्प्ट रहेगा। सर ये 1/3 और हाफ में किस चीज का निकालूंगा? जो आपने कम्यूटेड पेंशन किया उसका नहीं, उस कम्यूटेड पेंशन से आप टोटल पेंशन निकालो, उस टोटल पेंशन का 1/3 या उस टोटल पेंशन का 1/2। तुमने जो कम्यूट किया उसका 1/3 या 1/2 मत कर देना, हाफ मत कर देना। सर उस कम्यूटेड पेंशन के परसेंटेज से टोटल निकालना आपने। 60 इतना है तो 100 कितना, 40 इतना है तो 100 कितना, 30 इतना है तो 100 कितना, वो तुमको देगा कि इतना परसेंट मैंने लमसम में किया। भाई साहब कितना परसेंट लमसम में किया हमको उससे मतलब नहीं है, हम इसके भरोसे पे हम टोटल पेंशन निकालेंगे। उस टोटल पेंशन का 1/3 हाफ माइनस कर ये करेंगे, एग्जाम करेंगे। और ये हाफ किसमें और 1/3 या हाफ किसमें से माइनस करोगे? सर जो आपको लमसम मिला उसमें से। और ये हो गया आपका कम्यूटेड, इसके साथ में आएगा अनकम्यूटेड, इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आ गया आपका टोटल पेंशन, टैक्सेबल पेंशन सॉरी। क्लियर है ना? हाँ हाँ, मैं पूरी नोट्स ही भेज रहा हूँ तुमको, टेंशन मत। ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा हाँ वो अगर कम्यूटेड इनकम उनका रहता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है। तो एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल प्रेफर कि हम डेफिनेटली, और वो यही करेंगे, वो यही करेंगे। बट देन फिर गवर्नमेंट का क्या बेनिफिट है उसमें? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना वो,
तो ऑलरेडी गवर्नमेंट उसके भी आप पे सब सोचता है, इसलिए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कभी जॉब नहीं छूटती आपकी। इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपकी कभी जॉब जाने नहीं वाली है, आपको वैसे ही गवर्नमेंट के एंड से बहुत सारे फैसिलिटीज मिलते हैं। प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है ना, उसमें कैसा होता है कि उनकी पेंशन ही बहुत कम होती है रादर देन प्राइवेट के लोग। जो अदर एम्प्लॉय है उनके पेंशन बहुत हाई होते हैं, ऐसा। ये बात समझ में? ठीक है, चलो इसके अलावा कुछ डाउट है? सर वो तो जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किया था उसमें एक डाउट था, जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट रहता है उसको 5 इयर्स